वैसे तो गुजरात हिंदुत्व की प्रयोगशाला की धरा है। राम मंदिर आंदोलन का इतिहास भी गुजरात से जुड़ा है, मगर पीएम मोदी ने गुजरात मॉडल को विकासवाद के इर्द गिर्द रखा। पूरे कैंपेन में वो विकास कार्यों की उपलब्धियां गिनाते रहे, मगर गुजरात में बीजेपी की सुनामी ने राम रक्षा राष्ट्रवाद का ऐसा संगम भी बुना जिसने बीजेपी के वोटर्स को छिटकने नहीं दिया। कैसे मोदी फैक्टर में इस एजेंडे को पूरा किया गया, देखिए इस रिपोर्ट में। રામ અને કોંગ્રેસ પાર્ટી એને ખબર નથી કે આ રામ ભક્તોનું ગુજરાત છે। ભાઈઓ બહેનો, આપણે જાણીએ છીએ કે આ કોંગ્રેસ પાર્ટી એ રામના અસ્તિત્વને સ્વીકાર નથી કરતી। એવી કોંગ્રેસ પાર્ટી મને ગાળો બોલવા માટે રામાયણમાંથી રાવણને લઈ આવી। રક્ષા आने वाले समय में गुजरात डिफेंस इंडस्ट्री का भी एक बड़ा केंद्र बनेगा। भारत की सुरक्षा और सामरिक सामर्थ्य में गुजरात का भी बहुत बड़ा योगदान देगा। राष्ट्रवाद आने वाले 25 साल में नया जम्मू कश्मीर विकास की नई गाथा लिखेगा। राम रक्षा और राष्ट्रवाद, मोदी मैजिक का ये मंत्र गुजरात में प्रचंड जनादेश की गारंटी बन गया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ इन मंत्रों को कहते नहीं बल्कि धर्म, कर्म और कर्तव्य की कार्यशैली का हिस्सा भी बनाते हैं। और यही अंदाज बीजेपी विरोधी वोटों को भी खींचने की ताकत रखता है। प्रचंड जनादेश में हिंदुत्व फैक्टर, सनातन शक्ति में प्रधानमंत्री मोदी की भक्ति का कोई तोड़ नहीं। सोमनाथ मंदिर से भद्रकाली मंदिर तक प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी व्यस्तता के बीच में पूजा अर्चना की। मंदिर मंदिर, द्वारे द्वारे प्रधानमंत्री मोदी आस्था की चौखट पर मत्था टेकते रहे। और इसकी छाया में सांस्कृतिक विकासवाद की वो तस्वीरें उभरती रहीं कि प्रधानमंत्री मोदी की आस्था सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि ऐतिहासिक धामों के पुरातन वैभव को लौटाने या यूं कहें उनका कायाकल्प कराने का प्रण भी लिया और उसे पूरा भी किया। गुजरात चुनाव में अयोध्या में राम मंदिर की गूंज सुनाई देती रही तो काशी, उज्जैन जैसे धामों का शंखनाद हुआ, जो गुजरात में बीजेपी के वोटर्स को जोड़ने का पुल बना। दिसंबर 2022 के बीच करते हैं और इसी में छिपा है उनकी जीत का राज। शुरुआत अंबाजी से होती है और धीरे धीरे जो इशारा होता है वो हिंदुत्व का जो एक मुद्दा है, कोर मुद्दा, जिसके साथ उनका वोटर, जो नया वोटर है वो भी जुड़ता है और जो पुराना वोटर है जिसने उस समय के दौर को देखा जबकि जिसका जिक्र अक्सर मोदी करते हैं, यानी कहा कि दंगों का और उसका दौर है, वही चीज़ पर बार बार अटैक करते रहे प्रधानमंत्री मोदी। धीरे धीरे उस चीज़ को चुनाव में लाते रहे और बाद में उनकी पार्टी के लोग उस शब्द का इस्तेमाल करते करते उनके जहन में डालते रहे। गुजरात चुनाव में भगवा ही भविष्य जैसे नारे फिजा में गूंजते रहे। उधर पहले और दूसरे चरण के चुनाव प्रचार तक मोदी का कैंपेन विकासवाद, मजबूत भारत और विकसित गुजरात के इर्द गिर्द रहा। और जैसे ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी की तुलना रावण से की, तो मोदी ने कांग्रेस को हिंदुत्व की पिच पर लाकर खड़ा कर दिया। હવે તમે મને કહો, રામ ભક્તોના ધરતી પર રામ ભક્તોની સામે એમના પાસે બોલાવડાવવામાં આવ્યું કે તમે મોદીને 100 માથાવાળો રાવણ કહો, બોલો। ભાઈઓ બહેનો, આપણે જાણીએ છીએ કે આ કોંગ્રેસ પાર્ટી એ રામના અસ્તિત્વને સ્વીકાર નથી કરતી। આ કોંગ્રેસ પાર્ટી અયોધ્યામાં ભગવાન રામ મંદિરને પણ, ભવ્ય રામ મંદિરમાં પણ એનો વિશ્વાસ નથી। આ કોંગ્રેસ પાર્ટી એને તો રામ સેતુ સામે વાંધો, એવી કોંગ્રેસ પાર્ટી મને ગાળો બોલવા માટે રામાયણમાંથી રાવણને લઈ આવી, બોલો। गुजरात से रक्षा का मंत्र, भक्ति और शक्ति गुजरात चुनाव में दो मजबूत मंत्र बने। चुनाव ऐलान होने से पहले गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो और वडोदरा में एयरक्राफ्ट यूनिट के उद्घाटन के साथ ही गुजरात से मोदी ने राष्ट्र की रक्षा का मजबूत संकल्प दिया। तो इसका असर गुजरात अस्मिता और स्वाभिमान पर दिखा। टीम न्यूज नेशन। HTT 40 का अनावरण किया।
और मोदी का जादू ऐसा जो विपक्ष के जातीय समीकरण का काउंटर करने का दमखम रखता है। तभी तो मुस्लिम बाहुल्य इलाके में बीजेपी का कमल खिला। 17 में से 12 मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर भी इस बार कमल खिला है और इनमें से कई सीटें ऐसी हैं जिस पर पहले कांग्रेस का कब्जा था। एक एक करके वो समीकरण आइए समझाते हैं जो बीजेपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दरअसल बीजेपी के कौशिक जैन ने 46% मुस्लिम बहुल सीट वाले दरियापुर में 3 बार से विधायक चुने जाने वाले कांग्रेस के गयासुद्दीन शेख को हराया। उन्होंने बड़ी बात यह है। साथ ही मुस्लिम बहुल 44% वागरा विधानसभा सीट पर बीजेपी के अरुण सिंह राणा ने कांग्रेस के सुलेमान पटेल को इस चुनाव में हरा दिया। इतना ही नहीं, आगे और देखते जाइए। 38% मुसलमान वाले भरूच विधानसभा सीट पर बीजेपी के रमेश भाई मिस्त्री ने परचम लहरा दिया। इसी तरह से अन्य अगर सीटों की बात करें तो वेजलपुर विधानसभा सीट जहां 35% मुसलमान है, वहां भी बीजेपी के अमित ठाकेर ने कांग्रेस के राजेंद्र पटेल को करारी मात दी है। 35% से ज्यादा मुसलमान वाले भुज विधानसभा सीट पर भी बीजेपी के केशुभाई शिवादास पटेल ने 60,000 वोटों से ज्यादा पाकर कांग्रेस के उम्मीदवार को हरा दिया। ये छोटी बात नहीं है। 31% मुस्लिम आबादी वाले जंबूसर सीट पर भी बीजेपी के देवकिशोर दास जी स्वामी ने कांग्रेस के संजय भाई सोलंकी को इस चुनाव में हरा दिया। बापूनगर की अगर हम बात करें, विधानसभा सीट बापूनगर जहां 28% मुसलमान वोट बैंक है, वहां भी बीजेपी के दिनेश सिंह कुशवाहा ने कमल खिला दिया, हरा दिया कांग्रेस के प्रत्याशी को। और अब देखिए 26% मुस्लिम आबादी वाले लिंबायत विधानसभा सीट पर बीजेपी की संगीताबेन पाटिल ने जीत दर्ज की ली। तो ये वो समीकरण है, ये सारे सीटें हैं जो हमने दिखाया जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, जहां से कांग्रेस जीतती रही, लेकिन आज बीजेपी जीत हासिल कर चुकी है। इसमें कई सीटें तो ऐसी है जिसमें 50% से ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक है। इसीलिए कहा जा रहा है कि मोदी युग में यह बीजेपी का स्वर्णिम काल है। तभी तो जिस गुजरात में 27 साल से बीजेपी का सूरज न कभी अस्त हुआ और न अगले 5 साल तक होगा, प्रधानमंत्री मोदी का अपने होम ग्राउंड में उतरना ही इतिहास की नई इबारत लिख गया। गुजरात में बीजेपी ने 150 का आंकड़ा पार कर लिया। 50% से ज्यादा वोट बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया और इसका असर यह है कि लगातार 7वीं बार बीजेपी की सरकार वहां पर बनी। देखिए रिपोर्ट। गुजरात विजय का फैक्टर सिर्फ एक है। गुजरात विजय का श्रेय सिर्फ एक शख्स को जाता है। गुजरात का बेटा, गुजरात का गौरव, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी की 3 दर्जन से ज्यादा रैलियां और 4 बड़े रोड शोज ने क्या कमाल कर दिया है। ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं, लेकिन इस जीत के पीछे की क्रोनोलॉजी को समझिए। मोदी लहर ने कैसे कमाल किया है वो देखिए। पिछले 8 साल मोदी देश की सत्ता के शिखर पर, लेकिन उन्होंने गुजरात की धरा को कभी नहीं छोड़ा। गुजरात से 1000 किलोमीटर दूर रहने के बावजूद गुजरात से उनका रिश्ता और गहरा होता चला गया और इस चुनाव में मोदी ने अपने इसी गुजरात कनेक्ट को वोटों में तब्दील कर दिया। भाइयों बहनों, अंदर मनमाथी निकले थे अवाज એવું કેવું જો એ નીકળે છે આ ગુજરાત મેં બનાવ્યું છે। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस नारे ने गुजरात में मानो कमाल ही कर दिया। पूरी की पूरी हवा को कमल के निशान की तरफ मोड़ दिया। इसका असर ये दिखा कि जिन सीटों पर बीजेपी लंबे वक्त से सेंध नहीं लगा पा रही थी, उन सीटों पर भी बड़ी बढ़त के साथ जीत हुई। बीजेपी ने 2017 में कांग्रेस की जीती हुई 63 सीटों पर इस बार जीत दर्ज की है। सेंट्रल गुजरात की 15 सीटों पर कांग्रेस जीती थी, इस बार उन पर बीजेपी विजयी हुई है। कच्छ और सौराष्ट्र में ऐसी 26 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया है, जहां कांग्रेस पिछला चुनाव जीती थी। नॉर्थ गुजरात में 15 और साउथ गुजरात की 7 ऐसी सीटें हैं जहां पिछली बार कांग्रेस जीती थी, लेकिन इस बार यहां कमल खिला है। जिस तरीके से आपने गुजरात में
विकास में सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। गुजरात की जनता ने भी नतीजों में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, यह भी आपको देखना। गुजरात में बीते कुछ वक्त में बीजेपी के लिए चुनौतियां बहुत बड़ी थी। नरेंद्र मोदी के केंद्र की राजनीति में कदम रखने के बाद से राज्य में उत्तराधिकारियों के कई चेहरे आए, संगठन में भी फेरबदल हुई। बावजूद इसके बीजेपी को यकीन था कि मोदी है तो बड़ा लक्ष्य भी मुमकिन है। साल 2002 के बाद से 2017 में बीजेपी को सबसे कम वोट शेयर मिला था। 2017 में मोदी के बिना चुनाव में बीजेपी 100 के नीचे गिर गई थी। इसके बाद पाटीदार आंदोलन में बीजेपी को काफी डेंट पड़ा। वो दौर ऐसा था, तब ब्रांड मोदी के सामने कांग्रेस का अग्रेसिव कैंपेन था। 2017 में कांटे के मुकाबले में जीत निकालने वाली बीजेपी ने तभी से अपने पक्ष में माहौल बनाने का काम शुरू कर दिया था। सबसे पहले हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर जैसे बागी नेताओं को अपने पाले में किया। पटेल आंदोलन जैसे मसलों को सुलझाया और यही नहीं, चुनाव के ऐन पहले हुए मोरबी हादसे का डैमेज कंट्रोल भी किया और नतीजा ये निकला कि बीजेपी ने इस चुनाव में जीत दर्ज कर देश में एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया।